हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बगल में है 25/5/2025। इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो आएगा 19 और 9 + 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 10 और 10 मतलब एक नंबर। हमें एक ही सीट चाहिए यूपीएससी में, और यूपीएससी में सीट पाना कोई बहुत बड़ा जादू का खेल नहीं है, बस आपकी स्ट्रैटेजी करेक्ट होनी चाहिए। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है ही नहीं आपसे कि आप रोज़ 18 घंटे पढ़िए। मेरा बस एक एक्सपेक्टेशन है कि 8 घंटे पढ़िए, 6 घंटे से 8 घंटे पढ़िए, और ये 6 घंटे 8 घंटे आपके स्ट्रैटेजी वाइज होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या सोर्सेस पढ़ने हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस नज़रिए या किस दृष्टिकोण से हमको पढ़ना पड़ेगा पेपर, क्या हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने होंगे, किस तरह से हमें सिलेबस को देखना होगा, किस तरह से नोटिफिकेशन में जो सिलेबस और साथ ही साथ बाकी चीज़ें फॉलो करने के लिए बोला है उसको फॉलो करना होगा। बस इतना ही करना है और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं यकीन हो रहा है तो मैं आपको बहुत ऑर्डिनरी चीज़ें बताऊंगी जो आपको लगेगा अरे ये तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, पर क्या बस इतने से ही सिलेक्शन होता है? ये तो बड़ा सिंपल लग रहा है। कभी कभी एक कहावत है कि अगर कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल है, दिख रही है और तो वो होती भी है, हमें उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हम सोचते हैं अरे यूपीएससी का पेपर निकालना है तो हमें इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स पूरी पढ़नी पड़ेगी। नहीं, यू जस्ट हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स, एनसीईआरटीज एंड सम स्टैंडर्ड बुक्स एंड यू आर गुड टू गो। अगर आपने ये 3 चीज़ें कर ली, मतलब स्ट्रैटेजी समझने के बाद, तब आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाला है। तो 25 मार्च 2025 सेव द डेट, क्योंकि इसी डेट को होने वाला है आपका अगले साल का यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज के इस पर्टिकुलर शो में या फिर एपिसोड में हम ये जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें बिगिनिंग से देखनी होती हैं, शुरू करने से पहले हमें क्या चीज़ें प्रिपरेशन में लानी है। यानी कि ये तो जंग का मैदान है यूपीएससी, एक अलग तरह की बैटल है। जब भी आप बैटल में जाते हैं तो उससे पहले चले मत जाइएगा, मैं बस एक हाइपोथेसिस दे रही हूँ। तो आप पहले वेपन्स खरीदेंगे होपफुली, और आप देखेंगे कि जिस जगह आपकी लड़ाई होने वाली है वहाँ का मैप देखेंगे, तब तो जाके बैटल में उतरेंगे। कि पहले ही चले जाएंगे और बैटल ग्राउंड में उतरे बिना कुछ प्रिपरेशन के, तो उससे पहले भी कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, और ये प्रिपरेशन आपको 1 हफ्ते तक अच्छे से करनी होगी। मतलब फाइनली चीज़ें पढ़ने से पहले आपको एनालिसिस करना होगा, और इस एनालिसिस के लिए मैं आई हूँ आपको हेल्प करने। कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी है शुरू से, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बनी रहे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम होता कैसे। देखो, नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर मैं यूपीएससी 2025 की बात करूं तो देखते रहिएगा। सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है, 25/5/2025 को आपका एग्ज़ाम है, डी डे। नोटिफिकेशन कब आ जाएगी? नोटिफिकेशन 22 जनवरी 2025 को आ जाएगी। नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा कितनी सीट्स हैं हमारे पास। नोटिफिकेशन में बाकी चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस भी रहती है, तो सीट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पता चलेगी नोटिफिकेशन में, और फिर फॉर्म का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक OTR नहीं फिल किया है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन या यूपीएससी की वेबसाइट पर जाके आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक अलग से क्लास ली है, उसको देख लीजिएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो ये कट ऑफ है। कट ऑफ यानी कि जो भी थ्रेशोल्ड होता है, इसके अबव आप चलेंगे तो आपका सिलेक्शन डन एंड डन है। ये 2023 का है बेसिकली, जो हमारे पास प्रीलिम्स का कट ऑफ आया है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए प्रीलिम्स में 75.41 लाना था, EWS कैटेगरी के लिए 68.02, OBC के लिए 74.75, SC के लिए 59.25, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 47.82, और फिर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए भी कम होता जा रहा है। फाइनल का मेंस की कट ऑफ की बात करें, फिर फाइनल की करेंगे ऑफ कोर्स। मेंस की कट ऑफ करें तो 741 था। उसके बाद EWS के लिए 706, OBC के लिए 712, SC 694, ST 692, और बाकी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी। फाइनल कट ऑफ जो रैंक बनाती है, इसमें आपके मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स जोड़े जाते हैं। प्रीलिम्स के मार्क्स जुड़ते नहीं हैं। प्रीलिम्स एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह होता है, जिसको आपको बस क्वालिफाई करना है, उसके नंबर रैंक में नहीं आते हैं। जिनके नंबर जुड़ते हैं वो है मेंस में रिटन पेपर जो होते हैं, ऑप्शनल आपका जिसमें इंक्लूडेड है, जीएस के पेपर इंक्लूडेड है, एसए के पेपर इंक्लूडेड है। जो क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं उसके भी मार्क्स जोड़े नहीं जाते हैं। अलग से 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं ना, उसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते, वो भी मैं बताऊंगी। तो बेसिकली मेंस में 4 जीएस के पेपर, एक आपका एसए और 2 ऑप्शनल, एक ऑप्शनल के 2 पेपर, उसके नंबर ऐड होते हैं।
फिर आपका फाइनल कट ऑफ इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ के बनता है। 953 जनरल है, EWS के लिए 923 है, OBC के लिए 919 फाइनल कट ऑफ थी, SC के लिए 890, ST के लिए 891 एंड देयर आफ्टर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। मतलब आपको ये समझना है, इफ़ यू आर एबल टू स्कोर बिटवीन लाइक 953 1000 के करीब भी अगर आप आ जा रहे हैं मेंस में तो ठीक है, यू आर डन, मतलब सिलेक्शन आपका हो सकता है। उसके बाद जो चीज़ आपको करनी है ना, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगी कि अप्लाई कैसे करना है। ये तो अगले साल की नोटिफिकेशन है तो उससे मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये नोटिफिकेशन आ गई थी, ठीक है, पुरानी नोटिफिकेशन है बेसिकली, तो मैं बस आपको दिखा रही हूँ नोटिफिकेशन इसी तरह की रहती है। देन इसके ऊपर तब आएंगे जब मैं थोड़ा डिस्कशन कर लूँगी पेपर से रिलेटेड। नाउ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या क्या एग्जैक्टली होता है इस एग्जामिनेशन में। कुछ चीज़ें हैं जो जाननी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन की शुरुआत कैसी करनी है। तो पहले तो पैटर्न ही होता है, सबसे पहले हम पैटर्न देखते हैं। देखो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका प्री, जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, तो ये प्रीलिम्स है। दूसरा पार्ट होता है मेंस और तीसरा पार्ट होता है पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू। ठीक है, क्या क्या है इसमें? प्री में क्या है? प्री में भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सामान्य अध्ययन या फिर जनरल स्टडीज, जिसको हम जीएस कहते हैं प्यार से, और एक होता है आपका सीसैट। ठीक, जनरल स्टडीज़ में जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स, मतलब ऐसा प्रीलिम्स में एक चीज़ समझ लीजिएगा, हमारे पास कोई यहाँ पे शॉर्ट सिलेबस होता नहीं है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में बस ये बोला जाता है कि कुछ एट्सेट्रा करके दे देते हैं सिलेबस और फिर कहीं और से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो प्रीलिम्स सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल पार्ट हो गया पूरे पेपर का। पर फिर भी हमने कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स को यहाँ पे एनालाइज करके रखा है कि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं क्वालिफाइबल एंड डूएबल सब्जेक्ट से। जैसे कि हिस्ट्री, इसमें भी आपको हिस्ट्री में 3 पार्ट्स मिल जाएंगे, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न। फिर उसके बाद ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस बनते हैं जीएस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, आर्ट एंड कल्चर। और इसके अलावा अगर कुछ पूछना है, अवार्ड्स, शोज, नया भी कुछ हो रहा है, तो वो मिसलेनियस में आता है। मिसलेनियस ऐसा पैटर्न माना गया है, इकोनॉमी भी है इसमें, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, ऐसा पैटर्न माना गया है कि ये कुछ पार्ट्स हैं, अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है जीएस के। स्पेसिफिकली जीएस मतलब अच्छा खासा आप नंबर ले आते हैं। जीएस में इन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस बनते हैं? 100 क्वेश्चंस का ये पेपर होता है। यस, 100 क्वेश्चंस। और ये मार्क्स कितना कैरी करता है? ये 200 मार्क्स कैरी करता है। मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको ये ध्यान रखना होता है कि सारे क्वेश्चन जो इस पेपर में है आप हाई एक्यूरेसी के साथ बिना गलती किए अटेम्प्ट करें। ठीक है, और ये जो पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। जीएस का पेपर जो होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी कि इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 आंसर्स हो सकते हैं। और फिर उसके बाद एक चीज़ ध्यान देनी है कि फिर हमारे पास सीसैट का पेपर है। सीसैट का पेपर क्या होता है? सीसैट का पेपर आपकी एनालिटिकल और मेंटल एबिलिटी चेक करता है। इसमें आपको मैथ्स पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़नी होगी, डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना होगा। और इसको इंश्योर करना है कि आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई मतलब आपको 66 नंबर लाने ही पड़ते हैं इसमें। ये भी 200 का होता है,
200 में से 66 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। क्वालिफाई करने का क्या मतलब होता है बच्चों? क्वालिफाई करने का मतलब होता है जब आपका ये पेपर चेक होगा, पहला कौन, दोनों में से कौन पेपर चेक होता है? सीसैट का चेक होता है। सीसैट में अगर आपने 66 नंबर मिनिमम लाए हैं तभी जाके आपका जीएस की ओएमआर शीट को भेजा जाता है चेक होने के लिए। और आपने जीएस में चाहे कितना भी अच्छा किया हो पर सीसैट पे आपने ध्यान अगर नहीं दिया है तो आपकी ओएमआर शीट वहीं से बेकार हो जाती है, इनवैलिडेट हो जाती है, क्योंकि आपने क्वालिफाई किया नहीं। तो आप जीएस की ही तैयारी ना करते रहें, साथ साथ सीसैट की भी तैयारी करते रहें। ये तो मेरा बिल्कुल मानना है, सीसैट इस समय सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर्स में से हो चुका है। अब वो कैट के लेवल का पता नहीं कैसे आने लगा है ये, क्योंकि हाई कंपटीशन है। नंबर ऑफ़ सीट्स तो ठीक हैं, पहले से बेटर हैं, पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उस लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स के लिए। तो अब जीएस को कितना ही आप डिफ़िकल्ट कर लेंगे, आप पैटर्न ही बदल सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा जहाँ स्कोप है डिफ़िकल्टी का वो सीसैट का है। तो सीसैट पे भी ध्यान दें इक्वली। अब दूसरी चीज़ है मेंस की। अभी हम पैटर्न बता रहे हैं, फिर हम बताएंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मेंस की बात करें तो मेंस के लिए स्पेसिफिकली आपको कुछ पेपर्स हैं जिनके ऊपर ध्यान देना होगा। देखो, एक क्वालिफाइंग सेट ऑफ पेपर होता है, ठीक, मेंस की बात कर रही हूँ, और कुछ कंपलसरी पेपर्स होते हैं। क्वालिफाइंग पेपर लैंग्वेज पेपर्स होते हैं, जिसमें एक पेपर आपका इंग्लिश का रहेगा और दूसरा पेपर आपका कोई भी लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो भी 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भाषा है 8 शेड्यूल में, उसमें से कोई भी एक भाषा आप चुन के सेकेंड पेपर दे सकते हैं। आप अगर हिंदी बेल्ट से हैं तो आप हिंदी बेल्ट में हिंदी ही जनरली सिलेक्ट करते हैं, तो हम इसको इंग्लिश का पेपर और हिंदी का पेपर कहते हैं। ये भी क्वालिफाइंग है, यानी कि एक नंबर ऑफ 25% आपको लाना होता है 300 नंबर में से, तब जाके आपका ये क्वालिफाइंग पेपर क्लियर होता है। अगेन सबसे पहले जैसे वहाँ सीसैट चेक हुआ था, यहाँ सबसे पहले ये दोनों पेपर चेक होंगे। अगर इन दोनों पेपर्स में आपने क्वालिफाइंग नंबर लाए हैं तभी आपके बाकी के जीएस पेपर्स चेक होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कंपलसरी पेपर में। पहला आपका ऐसे है, ठीक, दूसरा जीएस पेपर 1, तीसरा जीएस पेपर 2, चौथा पेपर जीएस पेपर 3 और पांचवा पेपर जीएस पेपर 4। और फिर उसके बाद छठे और सातवें नंबर पे वो पेपर होगा जो भी आपने ऑप्शनल सिलेक्ट किया है। एक ऑप्शनल सिलेक्ट करना होता, मान लो मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया, तो पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर और पॉलिटिकल साइंस का दूसरा पेपर, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिला के आपको कितने पेपर लिखने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पर ये क्वालिफाइंग है और ये कंपलसरी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इसके जितने होते हैं वो ऐड किए जाते हैं, ठीक है, ऐड किए जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह भी बताएंगे, उसमें ऐड किए जाते हैं। और फाइनल कट ऑफ कब बनती है? जब आपका इंटरव्यू हो जाता है। तीसरा राउंड ये है जब आप फाइनली इस एग्ज़ाम को मेंस में कवर करते हैं, सारे एग्ज़ाम्स को अच्छे से लिख लेते हैं, भैया आपको एक कॉल आएगा या इंटरव्यू लेटर आएगा कि भाई आप सिलेक्शन हो गया, आपका मेंस क्वालिफाई कर चुके, अपने डैफ के साथ आ जाइएगा। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होती है, वो भरना होता है। जब प्रीलिम्स आप क्लियर कर लेते हैं, एक दिन आएगा कि मैं डैफ पे भी बनाऊंगी, ठीक है, तो डैफ पे भी बनाऊंगी कैसे भरना होता है। तो ये बेसिकली आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। अब हम बात करते हैं क्या सिलेबस है इसका। सिलेबस भी जानना इंपॉर्टेंट है, तो सिलेबस जान लेते हैं। एग्जैक्टली तो सिलेबस यहाँ पे मैं यही बताना चाहूँगी, हर चीज़ तो कवर नहीं हो पाएगी, बट ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगी, आइडिया दे दूंगी। सिलेबस डिस्कशन विथ मैनी टॉपिक्स हम लोग एक दिन करेंगे, क्योंकि सिलेबस खुद ही एक सेशन मांगता है। आज तो मुझे आपको ये भी बताना है कि कौन सी बुक्स पढ़नी है और कौन सी बुक्स छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका पैटर्न दिया हुआ है, ये है थोड़ा सिलेबस, थोड़ा सा दिया है। सिलेबस तो इससे ज़्यादा होता है, पर यहाँ थोड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ठीक है, यूपीएससी के हिसाब से तो थोड़ा ही बोलेंगे। देखो, पहला पेपर ऐसे लिखना होगा आपको, ये जीएस के किसी टॉपिक से भी दिया जा सकता है। कभी कभी जो पेपर फॉर्मुलेट करते हैं बहुत ही ज़्यादा उनको फ़िलासफ़ी आती है, तो फ़िलासफ़िकल कोट्स हम कुछ ज़्यादा ही देखते हैं, तो फ़िलासफ़िकल कुछ दे देंगे, आपको सोच समझ के उसमें लिखना होगा, ठीक है।
उसके बाद आता है पेपर 2 जो कि है जीएस पेपर 1। पेपर 2 जो कि जीएस पेपर 1 है, इसमें इंडियन कल्चर मतलब आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। अच्छा, अब एक चीज़ और बताती हूँ, अगर आप यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इसको कंठस्थ कर लेना है, यानी कि आपको अगर सिलेबस नहीं पता तो आप फालतू चीज़ पढ़ेंगे, जो ज़रूरी वाली चीज़ें हैं वो छोड़ देंगे। तो फालतू चीज़ अगर नहीं पढ़नी है तो क्या देखना है, हमारा सिलेबस देखना है। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1 जो कि पेपर 2 है एक्चुअली, वो क्या कह रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 1750 से लेके उसके बाद अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, अभी तक जो हो रहा है। अंटिल द प्रेजेंट मतलब क्या हुआ पता है, यहाँ पे करंट अफेयर्स आ गया, तो अंटिल द प्रेजेंट मतलब करंट अफेयर्स। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब जो इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल आइकन्स हैं, जैसे गंगाधर तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी, महात्मा गांधी, इसके अलावा दादा भाई नौरोजी हैं, आरसी दत्त हैं, फिर वुमेन फ्रीडम फाइटर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उनके बारे में, ये सब पूछा जा सकता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक बार भारत को आज़ादी मिल गई तो फिर देश कैसे बना, इसके बारे में पूछा जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड 18th सेंचुरी से लेके, अब यहाँ पे ना 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन। प्रीलिम्स में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मेंस में सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। इंडियन सोसाइटी भी इसका पार्ट है। जीएस पेपर 1 में ज़्यादातर हम क्या सुनते हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पर सोसाइटी को कभी हम पूछते ही नहीं है। तो इंडियन सोसाइटी भी है, डाइवर्स कितना है इंडिया। रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका प्री में भी रिफ्लेक्ट कर सकता है और मेंस में, ज़्यादातर तो मेंस में करेगा। ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या हुआ है इंडियन सोसाइटी में। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, बेसिकली इसके बारे में पढ़ना है। भले ही ये देखो आपके पॉलिटी से भी रिलेटेड है, पर इसे हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले सेक्शन में भी डाला है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज पूरे दुनिया में कैसे फैले हुए हैं, वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिनन, यानी कि ये तो आपकी वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी के बाद इंडियन की फिजिकल ज्योग्राफी भी है। उसके बाद आपको फिजिकल ज्योग्राफी बोथ वर्ल्ड और इंडिया दोनों की पढ़ते रहना है, और साथ ही साथ ये भी देखते रहना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसका ट्रेंड क्या रहा है। उसके बाद वो मैं भी आपको बताऊंगी कि ट्रेंड कैसे एनालाइज करना है। फिर उसके बाद जनरल स्टडीज़ 2, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। मतलब अब ये चीज़ समझिएगा कि इसमें बहुत अच्छे से डिवीजन तो दिया है, पर कभी कभी ऐसा होता है इस सेक्शन का क्वेश्चन इसमें भी आ जाता है। तो आजकल इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच आपको लेके चलना होगा। एक डिसिप्लिन का ज़रूरी नहीं है कि उसी से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आए, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जानिए। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे प्रिपरेशन का कि सिलेबस रटा होना चाहिए, नहीं तो आप फालतू चीज़ें पढ़ेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे और कहेंगे सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यूनियन की और स्टेट्स की, यानी कि यूनियन और गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों की क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर कैसे हो रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है ना, अनुसूची अलग अलग दी है, उस अनुसूची और अधिसूची में किस प्रकार से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो भी जानना चाहेगा, फेडरलिज्म का पर्सपेक्टिव। फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, चुनाव है इस साल, तो आई एम श्योर इस साल भी एक क्वेश्चन आएगा, अगले साल भी एक क्वेश्चन आएगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट याद होना चाहिए आपको। अलग अलग बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, स्टैच्यूटरी बॉडी जो एक्ट के अंतर्गत आती है, वैधानिक जो होती हैं, संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, कॉजी जुडिशल बॉडीज़ क्या होती हैं। फिर उसके बाद अलग एनजीओज़ के बारे में कुछ पार्ट्स हैं जो साफ साफ करंट अफेयर्स है, जैसे एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सब क्या है, करंट अफेयर्स है। वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन, मतलब गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम निकाल रही है एससी, एसटीज़, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए। जब मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज में क्या हाल है, पावर्टी एंड हंगर में क्या सरकार का हाल है, और ई गवर्नेंस मतलब डिजिटल इंडिया को गवर्नेंस से कैसे बांधा गया है वो भी सेक्शन दिया है। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज क्या है डेमोक्रेसी में, मतलब आप जिस चीज़ का पार्ट बनने जा रहे हैं उसका रोल क्या है बेसिकली। देयर आफ्टर इसमें आपको पीएस, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हैं, तो इसमें आपको इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, मतलब इंडिया के साथ उनके जो नेबरहुड का था उनका क्या रिलेशन है, मतलब इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, म्यांमार रिलेशन,
फिर उसके बाद बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, मतलब द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और आपकी ग्लोबल लेवल पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं न्यूज़ में रही है। ये ज़्यादातर पता है सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत पृष्ठभूमि आपको पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स भी अपने में अलग एक सब्जेक्ट बन चुका है, पर अलग सब्जेक्ट ना हो के भी इससे 40 से 50 क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स की भी महत्ता बताऊंगी और कहाँ से पढ़ना है वो भी बताऊंगी। पॉलिसीज़ क्या क्या डेवलप हुई हैं। उसके बाद पेपर 4 की बात करें तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से है, इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये पूरा का पूरा पेपर आपको पता है ये करंट अफेयर्स पर ही बेस्ड है, ठीक है। इसमें बस आपको करंट अफेयर्स ध्यान लेके चलना है। उसके बाद पेपर 4 आता है जो एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली केस स्टडीज़ से आपको करना होता है, ज़्यादा उसमें प्रिपरेशन उसमें केस स्टडीज से करना होता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, GS 1, 2 और 3 की तैयारी करते करते लोग इतने मशगूल हो जाते हैं कि 4 को भूल ही जाते हैं। तो 4 की तैयारी अगर करेंगे तो आपको फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चों ने 4 की तैयारी नहीं की, तो यहीं पे आप बाजी मार सकते हैं। 2-3 जगह आप बाजी मार सकते हैं, एक तो GS पेपर 4 की तैयारी में, और आप अपना सही ऑप्शनल चुनेंगे तब। तो सही ऑप्शनल चुनने के लिए भी आपको बहुत सारी एक सूची दी जाएगी, उसमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये सारे आप जो भी सिलेक्शन कर रहे हो, जिस भी ऑप्शनल का सिलेक्शन करोगे उससे रिलेटेड आपको सिलेबस भी यहाँ मिल जाएगा। अब इतने सारे ऑप्शनल हैं, मैं किसी ऑप्शन को चूज़ करूँगी नहीं, बट चलिए देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना कितना ज़रूरी है। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं जो आपको इस पूरे एग्जाम में पार लगाएंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेगा यूपीएससी, पर आपको थीम बता देगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि पहला देख लीजिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। झेलम नदी वूलर झील से होके जाती है। कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भरण करती है। गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। अब झील और नदी, मतलब एक थीम तो ये हो गया, अगर कोई नदी किसी झील में पानी प्रवाहित कर रही है या उससे होके गुजर रही है या निकल रही है, तो ये आप एक थीम देख सकते हैं, झील और नदी। दूसरा क्वेश्चन, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादक अधिक है। मतलब थीम क्या हो गया? एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि GS पेपर 3 का पार्ट है, और इंडिया और चाइना के बीच में इसको लेके तुलना हुई, यानी GS पेपर 2। तो इस तरह सिलेबस से आपको थीम्स जोड़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे पोर्ट या पतन और जिस रूप में ये सुविख्यात है वो बताना है, मतलब स्पेशलिटी क्या है पोर्ट की। कामराजर पोर्ट क्या है? ये भारत की एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे प्रमुख पत्तन है। फिर उसके बाद मुंद्रा पोर्ट और फिर विशाखापट्टनम पोर्ट। यानी इससे यहाँ पे क्या देख रहे हैं? पोर्ट और इनकी क्या स्पेशल फीचर्स हैं। तो यहाँ पे ये थीम रिपीट हो सकती है। किसी भी पोर्ट के बारे में आपसे सरकार पूछ सकती है इस एग्ज़ाम में, और उससे संबंधित कुछ अगर नया हो रहा है उसी के बेसिस पे अलग क्वेश्चन बना सकती है। तो यहाँ पोर्ट भी एक थीम हो गया आपके। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय में सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? वेटलैंड्स हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, वेटलैंड्स भी न्यूज़ में रहते हैं, मैंग्रोव्स भी न्यूज़ में रहते हैं, और यही पूछा गया है इस पे। तो थीम यहाँ पे आपकी रिपीट हो सकती है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना तो आपको थीम पता चल जाएगी, और ये आपको 1 हफ्ते करना है। मतलब 1 हफ्ते हर रोज़ आप अपने सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके बैठिए और उसको पढ़ने की कोशिश करिए कि यूपीएससी हमसे ये सब पूछ क्या रहा है। क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि आप इसी के आधार पर अपनी तैयारी करेंगे, ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो सच में पूछी जा सकती है, उसी तरह से आपका माइंड मोल्ड होने लगेगा और फाइनली आप तैयारी ट्रैक पे ला सकते हैं। तो 1 हफ्ते आपको करना है। ये तो 2023 का पेपर है, ये सबसे लेटेस्ट पेपर है हमारे लिए, तो हम इसी को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मेंस में, तो मेंस में ऐसी, ये सीसैट का है, सीसैट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आप देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज के क्वेश्चन हैं। नीचे जाएंगे हमारे पास 10th क्लास लेवल तक की मैथ्स बोली जाती। कभी कभी तो हमको लगता है 10th क्लास से कुछ ज़्यादा ही ऊपर पूछ लेता है। मैथ्स भी पूछी जाती, कॉम्प्रिहेंशन भी। ऐसे कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाएगा, एक पैसेज दे दिया जाएगा, उससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये कैसे बनेगा? जब आप न्यूज़पेपर डेली रीड कर रहे हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग डेली करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको रीडिंग स्पीड वहाँ पकड़ में आएगी, प्लस
आपको प्रश्नों का उत्तर भी इससे आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट पैराग्राफ ले लिया जाता है न्यूज़पेपर से, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। मैथ्स की तैयारी भी करनी है और ये जनवरी से करनी है आपको, अभी नहीं करनी है। अब जनवरी आएगा ना तब से करिए या तो दिसंबर से करिए। अभी फ़िलहाल कोशिश करिए कि आपकी तैयारी जीएस से संबंधित हो, क्योंकि उसका सिलेबस ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद किस तरह के आपके प्रश्न आते हैं देख लेते हैं बाकी पेपर्स में एक एक करके। देखो ये पेपर 4 है बेसिकली, पेपर 4 को बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं ऐसे का पेपर निबंध का दिखाती हूँ। निबंध में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, 2 खंडों में बांटा जाता है, उसमें से आपको एक एक निबंध चूज करना होता है, ठीक है। सेक्शन ए यानी खंड ए में थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन ऑपोजिट टीम। चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो, मतलब इसमें फिलोसफिकल इशू है। फिर उसके बाद दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जा सकते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल हो। विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। इन सब की ब्यूटी पता है क्या है, ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, आप अलग लिखेंगे इसमें, अलग एक्सपीरियंस के साथ मैं अलग लिखूंगी, तो मैं और आप, हम दोनों के एसेज यहाँ बहुत डिफरेंट होंगे और उसी में से सिलेक्शन हो जाता है कौन ब्यूरोक्रेट बन सकता है और कौन नहीं बन सकता। तो आप अपनी प्रिपरेशन की पूरी जर्नी भी लिख सकते हैं सेकंड वाले में। फिर उसके बाद इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट्स टू लुक टू द फॉर द मैजिकल इन द मंडेन। रचनात्मक की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। और बाप रे। उसके बाद सेक्शन बी में देखिए किस तरह के है। मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, यानी गणित ज्ञान का संगीत है। गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस, बॉयज विद डिमांड्स टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन्स। लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए हैं, दोनों एक ही समान रूप के हानिकारक व्यवस्थाएं हैं। और ये व्यवस्था किसने बनाई है, ये जो सोच है पेट्रियार्की की उसने बनाई है कि लड़कियों पे बंदिश लगा दो और लड़कों से हमेशा अपेक्षा करो कि वही सब कुछ लाके प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे दोनों ही हानिकारक हैं। किस प्रकार से, बहुत ही सुंदर, मतलब आप समझ रहे हैं ऐसा एग्जाम जो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है वो किन लेवल के माइंड्स को सिलेक्ट कर रहा होगा, समझ रहे हैं आप। फिर उसके बाद अ सोसाइटी दैट हैज़ मोर जस्टिस इज अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। जिस समाज में अधिक न्याय है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है। फिर शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। बस आप पढ़ लीजिए इन क्वेश्चंस को, स्माइल अगर ना आ गई चेहरे पे तो आप सोचेंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस तरह के ब्यूरोक्रेट से ढूंढ रहे हैं। कहते हैं ना कि रट्टू तोतों का सिलेक्शन होता है, ये पेपर आपको बता देगा कि नहीं, जो रट्टू तोता होते हैं वो शायद जीएस में आपको मात दे देंगे पर इसमें नहीं दे सकते, क्योंकि वो रटने में ही ध्यान लगा देते हैं, कभी शायद वो सोचते भी नहीं हैं। तो ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको हर तरह से झकझोर के रख देगा। जिस दिन से आपने तैयारी करने की एक बात कह दी, एक चीज़ ध्यान रखिए, कोशिश करिए अपना 100% देने की या फिर एग्ज़ाम को छोड़ दीजिए। ये एग्ज़ाम 100% मांगता है, आजकल साधना हो गई है एग्ज़ाम। आप ये नहीं सोच सकते कि चलो ठीक है 2 घंटे आज पढ़ लिया, परसों 5 घंटे पढ़ लूँगा, कभी कभी चलता है। अब मैं ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप रोज़ ही 4 घंटा पढ़ेंगे या 6 घंटे पढ़ेंगे, पर हाँ अगर आप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन 4 घंटे पढ़ रहे हैं, बाकी दिन एक एक, तो शायद सिलेक्शन ना हो। साधना हो गई है, योग हो गया है, तो उसको उसी हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। अब प्रश्न पत्र 1, ये जीएस पेपर 1 है आपका, जो कि मैंने बताया था साइंस, माफ़ कीजिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी। प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर रहा है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए। उसके बाद ये बेसिकली क्या है ना, करंट और जीएस का अच्छा खेल है, ठीक है। इस तरह के आप पेपर्स बेसिकली देख सकते हैं, पेपर्स एक बार एनालाइज ज़रूर कर लीजिएगा। अब जिस चीज़ पे मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान होगा वो है डिवीज़न, किस तरह आपको डिवाइड करना है ये पेपर। देखो डिवाइड किस तरह से करना है। पहला तो स्टैटिक पोर्शन जो कभी नहीं बदलता, हमेशा बना रहता है, इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। NCERT हमेशा शुरू करो, इससे शुरू करो। क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। कुछ 6ठी क्लास की भी बुक्स हैं, स्पेशली ज्योग्राफी में डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से छाप के दे दिया है। पहला रीज़न ये है। दूसरा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है।
कंसेप्ट्स अगर क्लियर होंगे आपके तो कोई भी बुक आप पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसको कभी इग्नोर नहीं करना है। मैंने अपने बहुत सारे साथियों को ये एग्ज़ाम लूज़ करते हुए देखा है, क्योंकि उन्होंने शायद अपने पहले 2 साल की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी को छुआ भी नहीं था। एनसीईआरटी को सच में इम्पॉर्टेंटली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी मेरी एक जान पहचान में मेरी एक दोस्त है, वो अभी फ़िलहाल आईपीएस है। उनसे जब मैंने पूछा था कि आपने ऐसा क्या इस बार अलग किया, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मैंने एनसीईआरटी छोड़ दी थी अपने पहले 2 अटैम्प्ट में। मैंने सोचा स्टैंडर्ड बुक जब पढ़ ही रहे हैं तो एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी। नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वही बना सकता है। कौन से सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज पढ़नी है? हिस्ट्री 6th से लेके 12th तक पढ़नी ही पढ़नी है। ज्योग्राफी 6th से लेके 12th तक पढ़नी ही पढ़नी है। पॉलिटी 6th से लेके 10th तक पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स 9th से लेके 10th तक पढ़ सकते हैं। 9th से लेके 12th तक पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर की भी बुक आती है, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं 11th 12th की। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स हैं जो आपको एनसीईआरटी डेफिनेटली पढ़नी ही पढ़नी है, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स की जितनी मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा जब आपका इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कोई भी सब्जेक्ट पहले चूज़ कर लीजिए। मेरा यहाँ कहना होगा या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी। अगर एनसीईआरटी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उत्कर्ष का बैच चल रहा है एनसीईआरटी का, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपको एनसीईआरटी डेफिनेटली पढ़नी है। अभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी 1 महीने में आप जितनी कवर कर सकते करिए। कोशिश करिए कि एक बार बस पढ़िए एनसीईआरटी को और फिर उसके लिए नोट्स भी बनाएं। नोट्स कैसे बनाने हैं? पूरा पैराग्राफ नहीं छापना है। मैंने एक हफ्ते क्या बोला आपको कि एनालिसिस करिए कि इस पेपर में पूछता क्या है। दूसरी चीज़, कीवर्ड्स याद रखिए, बुलेट्स में नोट्स बनाइए। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे ज्योग्राफी में इंटीरियर ऑफ द अर्थ बना रहे हैं तो क्रस्ट लिखिए, क्रस्ट कितने % वॉल्यूम है अर्थ का, ऐसे लिखिए। फिर उसके बाद का इसकी डेप्थ क्या है, कहीं कहीं 35 किलोमीटर है। कहाँ पे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो कॉन्टिनेंट का जो क्रस्ट है, और कहीं कहीं 5 किलोमीटर है जब हम ओशन की बात करते हैं। तो किससे बना है ये? सिलिका और एल्यूमिना से बना है। सिलिका और एल्यूमिना से बना है, इसको हम सियाल भी कहते हैं। फिर उसके बाद ये तो आपका कॉन्टिनेंट हो गया, ये कॉन्टिनेंट इससे बनता है। फिर उसके बाद सीमा की बात करें तो सीमा से क्या बना है? सीमा बेसिकली किसको बिल्ड करता है? ओशनिक क्रस्ट को बिल्ड करता है। ओशनिक क्रस्ट किससे बनी है? सीमा से। सीमा क्या है? सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। इस तरह से आपको नोट्स बनाते चलना है कि आपको लास्ट में रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लास्ट में आपको रिवाइज करना है तो लास्ट में आपको रिवाइज इन्हीं नोट से करना है। और कीवर्ड्स बनाने हैं, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है। दैट इट मेक्स अप 1%, इतना लंबा लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। और हर चीज़ के नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स उन्हीं के बनाना है जो पेपर में आ सकते हैं। और ये एनसीईआरटी की बुक्स में आप बहुत सारा नरेशन देखेंगे। शुरू वो स्टोरी की तरह होती है, वो स्टोरी नहीं छाप देनी है, वो बस आपको इंगेज करने के लिए है कि आपको इंटरेस्ट आए एनसीईआरटी पढ़ने में इतने बड़े होने के बाद। ठीक है, तो एनसीईआरटी इस तरह से पढ़नी है। दूसरी चीज़, पहला तो आपका एनसीईआरटी हो गया, बड़ा बेसिक शुरू किया। देन उसके बाद आता है करंट अफेयर्स, जो कि डिफ्रेंशिएटर होता है, मेरिट मेकर होता है। आप अभी आए हैं इस लड़ाई में, आपसे पहले 5-6 साल 7 साल से तैयारी करते हुए लोग आए हैं। 7 साल से जो तैयारी कर रहा है और आप हैं, आपने आज ही डिसाइड किया कि आपको यूपीएससी देना है, तो आप में ज़्यादा ज्ञान होगा स्टैटिक में कि उनमें होगा जो 7 साल से तैयारी कर रहे हैं। जो 7 साल से तैयारी कर रहे हैं उनमें ज़्यादा ज्ञान होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। पर अब यूपीएससी क्या करेगा? एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएगा। सोचेगा कि यहाँ पे जो 7 साल से तैयारी कर रहे हैं और जो शायद इस साल तैयारी करना शुरू किया है, उस बच्चे में क्या ऐसा सामान हो जिसमें हम सिलेक्ट कर सके बेस्ट माइंड, वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपका मेरिट मेकर है, ये डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और इसको देख के आप लोग मुंह नाक कान से कोड़ लेते कि मुझे तो पसंद ही नहीं है करंट अफेयर्स। उसका रीज़न है क्योंकि कभी पढ़ा नहीं। अब पढ़ें कैसे? 3 तरीके हैं। एक तो न्यूज़पेपर्स। क्या न्यूज़पेपर हमें पूरा पढ़ना ज़रूरी है? द आंसर इज़ नो।
क्या पढ़ना ज़रूरी है? जो उसमें ओपिनियन आता है, संपादकीय या एडिटोरियल जिसको कहते हैं, बस वो पढ़ना है। मेरी बात सुनिए, अभी बताती हूँ क्यों। ओपिनियन या एडिटोरियल, या तो आप जनसत्ता पढ़ लीजिए या आप दैनिक जागरण पढ़ लीजिए, दोनों में से जिसमें आपको समझ में आता है, ठीक। ये दोनों में से जो आपको सही लगे उसको इस्तेमाल करिए। जनसत्ता इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का ही है, वो है। जो इंग्लिश से बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इंडियन एक्सप्रेस ज़रूर चुनें। मैं हिंदू की तरफ इस समय इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि आप बिगिनर हैं। बिगिनर के लिए इंडियन एक्सप्रेस बेस्ट है। और मैं आपको बताऊं, इंडियन एक्सप्रेस ने अपने आप को बहुत बुरी तरह से यूपीएससी की तरफ मोड़ लिया है। तो इंडियन एक्सप्रेस में कुछ सेक्शंस हैं, जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन है आपका, वो काफ़ी अच्छा आता है, उसको पढ़िए। इनका एक यूपीएससी एसेंशियल करके भी सेक्शन है, वो भी मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल के आपको नहीं मिलेंगे, ठीक ठाक मिलेंगे, पर आप चेक हो जाएंगे उससे, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, या हिंदू जब आपको लग रहा है कि हो गया, उसमें ओपिनियन भी अच्छे आते हैं। हिंदू थोड़ा सा लेफ्टिस्ट है, अब आपको सरकार के साथ काम करना तो लेफ्ट विचारधारा के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप विचारधारा बनाइए, बिल्कुल बनाइए अगर आपकी है भी तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पहले हमें इंडियन एक्सप्रेस से शुरू करना है, उसके बाद हम द हिंदू पढ़ सकते हैं। अब करंट अफेयर्स में एक चीज़ आप जो करते हैं, मंथली मैगजीन, ये मत करो भाई प्लीज़। इसका रीज़न बताती हूँ क्यों मत करो। यू कैन नेवर रिवाइज, कभी नहीं रिविजन होता है इससे। तो हमें इसका क्या तोड़ निकालना चाहिए? हमें तोड़ निकालना चाहिए इसका डेली बेसिस पे, डेली करंट अफेयर्स जो यूपीएससी। अब आप सोचोगे मैं एडवर्टीजमेंट करूँ, बट नहीं, मैं एडवर्टीजमेंट नहीं करूँ, मैं सच में बता रही हूँ। बिल्कुल करना तो आपको है, उसके बाद मेरा उसमें क्या रोल रहेगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। अब सिलेबस जो मैंने आपको बताया था वो इसलिए बताया था कि सिलेबस देख लो, उससे आप न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता है ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है, इसको छोड़ दो। तो इसलिए सिलेबस पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। सुबह 9:30 से 10:30 डेली करंट अफेयर्स यूपीएससी उत्कर्ष के चैनल पे आता है, उसको ज़रूर से देखें, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा आपकी कोई प्यारी वेबसाइट है, उसमें बहुत सारी, उसमें 7 से 8 न्यूज़ कवर होती है, मंडे से और न्यूज़ उसमें इंक्लूड होगी। तो आप जितनी न्यूज़ आप 1 घंटे में आपको चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। आपको बस देखना होगा, और नोट्स भी बनाने होंगे, खुद के नोट्स, माफ़ कीजिएगा, सच बात है ये। दूसरी चीज़, नोट्स इसलिए बनाने हैं क्योंकि डेली आपको रिवाइज़ करना है, और फिर लास्ट में आप किसी मंथली मैगज़ीन के बलबूते पे मत बैठिए। हर मैगज़ीन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, अब वो आपकी जिम्मेदारी। फिर उसके बाद हम मैगज़ीन को कहते हैं कि वो बेकार मैगज़ीन है, भाई ये तो नॉर्मल है। तो करंट अफेयर्स के लिए एक तो ओपिनियन पढ़ना है न्यूज़पेपर से, और डेली करंट अफेयर्स देख लेना है। कुछ न्यूज़ हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए काम आएंगी, ज़्यादातर न्यूज़ हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आएंगी। प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये संपादकीय जो आपका ओपिनियन है वो पढ़ेंगे, और प्रीलिम्स के लिए थोड़ी बहुत, मेंस के लिए वो आपको डेली करंट अफेयर्स में दिख जाएगी। प्रीलिम्स सबसे ज़्यादा कठिन पार्ट हो चुका है। जब आपका ये हो जाए, एनसीईआरटी एक बार पढ़ना शुरू करिए, 1 महीने तक कंसिस्टेंट रहिए, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़िएगा। आज से मान लीजिए तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो मई भर आप अपनी एनसीईआरटी पढ़िए। पहले एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद जून से आप पेपर लगवाइएगा। अभी तुरंत मत लगवाइएगा, पेपर पढ़ना है, कभी फर्स्ट पेज से नहीं पढ़ना है, हमेशा उसका ओपिनियन एडिटोरियल सेक्शन खोलना है हमेशा, और उसके बाद बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी। एनसीईआरटी आपकी मई से जून, जुलाई के मिड तक सारी एनसीईआरटीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए विथ नोट्स। अब फिर आप उठाएंगे स्टैंडर्ड बुक। जब स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे तब वहाँ से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सेक्शंस पढ़ेंगे जो उस बुक में दिए हैं। फिर से मैं कह रही हूँ, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे पिछले 5-6 सालों का, अपने आप पता चल जाएगा कि क्या ज़रूरी है और क्या बेकार है। जब आप देखेंगे कि कुछ सेक्शन से वो क्वेश्चंस पूछ ही नहीं रहा है तो कोई मतलब नहीं है। कुछ सब्जेक्ट हैं जो हाईली करंट अफेयर्स है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है। साइंस एंड टेक के लिए कोई बुक नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए चाहिए न्यूज़पेपर। एनवायरनमेंट पूरी तरह से करंट अफेयर्स हो चुका है, मेरे ख्याल से 80-20 का रेशियो है, 80%, क्योंकि जलवायु परिवर्तन ले गया है। तो जलवायु परिवर्तन पहले आपको ध्यान देना है, 80% वो करंट से ही आएगा, 20% स्टैटिक आ जाएगा उसमें, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा करंट अफेयर्स है, उसमें कुछ बुक मत खरीदना।
फिर उसके बाद आजकल आप देख रहे हैं आर्ट एंड कल्चर में मंदिर का बहुत मुद्दा उठता है, तो मंदिर से संबंधित सब करंट अफेयर्स आपको आने चाहिए, आर्ट एंड कल्चर में ही आएगा। फिर उसके बाद आपका इकोनॉमी पूरा का पूरा करंट अफेयर्स हो गया। यहाँ पे 70:30 का रेशियो है, 70% करंट अफेयर्स, 30% बुक से पता होनी चाहिए। तो जब आप जुलाई तक मिड तक ये सब कर लेंगे, फिर आपको स्टैंडर्ड बुक्स उठानी है। जुलाई से ही आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, हर दिन एक आंसर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फिर प्रीलिम्स एक बार क्लियर हो गया तो मेंस की तैयारी के लिए टाइम नहीं रहेगा। आपको शुरू से ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करनी है। ये बेवकूफ़ी है कि प्रीलिम्स की अलग से करेंगे, मेंस की अलग से करेंगे, ऐसी कोई तैयारी नहीं होती। एक बार मेंस के लिए तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स की अपने आप हो ही जाएगी। बस प्रीलिम्स में रिवीजन आपको बार बार, दोनों एग्जाम में रिवीजन बार बार करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए। आपका ऑप्शनल जो है वो नवंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, समझ रहे हैं। ऑप्शनल सिलेक्ट कर लीजिए, नवंबर तक आप ऑप्शनल कर लीजिएगा। मैं एक रोड मैप छोटा सा दे देती हूँ, आप अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मई से लेके मिड जुलाई तक ऑल एनसीईआरटीज विथ नोट्स, सारे एनसीईआरटीज खत्म हो जानी चाहिए विथ नोट्स, ठीक। इसमें आप चेंज कर सकते हैं। जून ऑनवर्ड्स आपको न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना है। कितने घंटे लगने चाहिए? 1 आवर से ज़्यादा न्यूज़पेपर में नहीं लगेगा, ठीक। और फिर जो करंट अफेयर्स आप फॉलो करेंगे वो भी जून से ही फॉलो करेंगे, मई से नहीं करेंगे। जून से करंट अफेयर्स फॉलो करिए। डीसीए क्लासेस चाहे तो मेरे अभी से देखना शुरू कर दीजिए, नहीं तो जो जून से आप करंट अफेयर्स करेंगे, करंट अफेयर्स में ओपिनियन के साथ, मतलब ओपिनियन पढ़ने में 1 घंटे जनरली लगते हैं, धीरे धीरे करके यही आपको हाफ एन आवर लगने लगेगा। जैसे ही आप लगातार स्पीड अपनी बढ़ा लेंगे रीडिंग की। जून से जो आप करंट अफेयर्स करेंगे वो हाफ एन आवर एडिटोरियल पढ़ लेंगे, उसके अलावा अतिरिक्त 1 आवर करंट अफेयर्स का आपको देना ही होगा। क्यों? क्योंकि 40 to 50% क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जुलाई मिड से लेके समझिए दिसंबर तक आपकी स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट हो जानी चाहिए सारी, और 1 रिवीजन हो जाना चाहिए इसका, ठीक। फिर जुलाई से ही आप, भले ही आपको लगे मैं बहुत गंदा लिखूंगा अभी, मुझे आंसर राइटिंग नहीं आनी चाहिए, जुलाई से ही दिसंबर तक आपको आंसर राइटिंग करनी ही है। हफ्ते में कम से कम 1 वीक में आपको 4 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही हैं। फिर इसी जुलाई के दौरान, जुलाई से आपका मेजर काम शुरू है, जुलाई में ही आपको ऑप्शनल सिलेक्ट करना है और दिवाली तक ख़त्म करना है। ऑप्शनल दिवाली तक एंड कर देना है, और जनवरी तक ऑप्शनल भी एक रिवीजन हो जाना चाहिए। अब जनवरी के एंड तक हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने डेडिकेटेड सीसैट और डेडिकेटेड प्रीलिम्स की तैयारी करनी ही करनी है, ठीक। तो यहाँ पे आप जनवरी से लेके, जनवरी एंड मतलब समझ लीजिए फरवरी से लेके मार्च, अप्रैल और फिर मई के आखिरी 24 दिन, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ, 2025 की बात है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, जीएस और सीसैट दोनों की है। अब जीएस की टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन करें मैं बताती हूँ। सितंबर 2025 से, माफ़ कीजिए सितंबर 2024 से। सीसैट की टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें और सीसैट को प्रिपेयर कब करना शुरू करें? फरवरी 2025 से। करंट अफेयर्स कितने महीने का होना चाहिए? जून 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक। अब इसमें आपको जो बिल्ड करना है, जो ध्वंस करना है वो करते जाइए। इसी यहाँ पे जो मैंने आपको टाइमलाइन दी है जुलाई मिड से लेके दिसंबर तक, इसमें आपका ऐसे प्रॉपर तैयार होना चाहिए, जीएस पेपर 1 होना चाहिए, जीएस पेपर 2, 3, 4 और साथ ही साथ ऑप्शनल भी हो जाना चाहिए। एथिक्स के पेपर को इग्नोर मत करिएगा, इसी से आपकी हानि होती है, ठीक है। तो एक रोड मैप है जो आपको फॉलो करना है।
इस रोड मैप को आप जिस तरह से मोल्ड करना चाहें कर लीजिए। आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो। इस क्लास में आपको बहुत कुछ जानकारियाँ मिली, और अगर ऐसे ही स्टैटिक एवं करंट अफेयर से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो यूपीएससी उत्कर्ष को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।